भेजने के लिए तैयार हुई पार्टी। और आज मुझे ये आभास हुआ कि यहां पर एज ए नेता बनने के मन से आए हुए कम और क्रांतिकारी और एक परिवर्तन और एक आंदोलनकारी के रूप में आए हुए सदस्य ज्यादा लगे मुझे आज। तो सारे आंदोलनकारियों को, सारे क्रांतिकारी वीरों को, नारी शक्ति को, आप सभी को भारत आदिवासी पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य होने के नाते और उस पार्टी का सांसद होने के नाते आप सभी को मेरी ओर से तह दिल से स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। हम सब संघर्ष कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य पिछड़ा समुदाय पूरे देश में वर्तमान समय में संघर्ष कर रहा है। कोई विस्थापित नहीं होने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने अस्तित्व, अपना घर बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई आजादी से पहले भी लड़ रहे थे। तो आजाद भारत में ये लड़ाई लड़ने की कहां जरूरत पड़ी हमें? आजाद भारत में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए शासन प्रशासन में रिजर्वेशन का प्रावधान कर रखा है और वो हमारा प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चुनाव से जीत के जाता है व्यक्ति, उसकी रहती है। इसके बावजूद भी लाखों की संख्या में सड़कों पे, सभाओं में, धरना स्थलों पे आंदोलन आज पूरे देश में हो रहे हैं। एक बात आप सबको, हम सबको जानने की जरूरत है, इस आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर आंदोलनरत है तो कौन सा समुदाय है? इस देश के अंदर हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से लगा के आपका छत्तीसगढ़, ये झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उधर पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, पूरे देश के अंदर देखा जाए या फिर मध्य भारत में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर आंदोलन करते हैं तो कौन सा समुदाय कर रहा है? सच्चाई है ये? क्यों जरूरत पड़ रही है आंदोलन की? हम इतने फ्री भी नहीं बैठे हैं, हमारा समुदाय इतना संपन्न भी नहीं है कि आंदोलन करके मर्डरगस्ती करें। 2 वक्त की व्यवस्थित हमें भोजन की भी उपलब्धता नहीं है, इसके बावजूद भी उस परिवार का व्यक्ति आंदोलन कर रहा है। यह सच्चाई है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर आंदोलन कर रहा है, धरने दे रहा है तो आदिवासी समुदाय दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि वो प्रताड़ित हो रहा है, हर तरफ से उसके साथ अन्याय हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखने जाएंगे तो एससी समुदाय मिलेगा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इस देश के अंदर कोई समुदाय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं करता है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती उनको। जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, सरकार में जो हिस्सेदारी बैठा हुआ है, भले 2% 3% है, लेकिन वो व्यक्ति उसके समाज के प्रति वफादार है, जवाबदेही है। और हमारा जनप्रतिनिधि जिस आरक्षित सीट से एमपी एमएलए जाता है, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहूंगा, मैं ऑल ओवर सबको कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी से विधायक बन के गए, जिस पार्टी के कैंडिडेट से, लेकिन वो रिजर्व सीट से गए, वो रिजर्व सीट से जाने के बाद, आरक्षित सीट से जाने के बाद
वो आदमी अपने समुदाय के प्रति वफादार नहीं रहता है, न ही समुदाय के प्रति, क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही रहता है। वो व्यक्ति पार्टी हाईकमान के प्रति जवाबदेही रहता है और उसके प्रति वफादार रहता है। आज तक देखा होगा आपने, झारखंड में ऑल ओवर दूसरी जगह भी, नेता जो भी हो उस क्षेत्र की जनता से डरता है या हमारे समुदाय से डरता है या फिर पार्टी से डरता है? किससे डर रहा है? पार्टी से इसलिए डर रहा है कि वो टिकट कट जाएगी। लेकिन हमें भी एक सोच में परिवर्तन लाना है। जब हम सोच में परिवर्तन लाएंगे तो नेता भी सोच में परिवर्तन लाएगा। हमारे भी दिमाग में यही है। जब चुनाव आते हैं सबकी चर्चा होगी अभी, क्या टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी, किसको मिलेगी। कांग्रेस का पदाधिकारी होगा वो भी सोचता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोचता है कि हमारे कांग्रेस को टिकट किसको मिलेगी, बीजेपी वाला सोचता है कि किसको मिलेगी, जेएमएम वाला सोचता है किसको मिलेगी। और टिकट मिलने के बाद साइकोलॉजिकल वो आदत तो सेट हो जाता था, हाँ ये तो जीत गया। अब जो उम्मीदवार है उसके भी दिमाग में यही है कि टिकट से सब कुछ हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि अब नॉमिनेशन भरने जाएंगे उस दौरान अगर वो नेता पार्टी का टिकट का बैंडेड ले जाए और साथ में आदिवासी होने का प्रमाण पत्र अगर नहीं ले जाता है तो क्या फॉर्म पास होगा? नहीं होगा। ताकत किस में है, टिकट में है कि आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र में है? लेकिन ये बात उसको भी नहीं पता चल रही है, नहीं हमको पता चल रही है। हमें दूसरों को भी दोष देना है, लेकिन हमारी भी जो कमियां हैं उसको भी थोड़ा स्वीकार करना पड़ेगा। किसी ने आज तक इस प्रमाण पत्र के प्रति वफादारी का काम नहीं किया। कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि मैं आदिवासी के प्रमाण पत्र से आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समुदाय के प्रति वफादार रहूं और उसके प्रति जवाबदेही रहूं। ये कोई भी नेता नहीं कहता और नहीं हम उसको मजबूर करते हैं इस बात के लिए। वो ये रात दिन ये सोचता है पार्टी हाईकमान क्या करेगा, पार्टी हाईकमान कहेगा वो जाएगा, पार्टी हाईकमान कहेगा उठ जा तो उठ जाएगा, बैठ जा तो बैठ जाएगा। लेकिन समुदाय कहेगा तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि हमने हमारी ताकत का अंदाजा नहीं बताया। दादा ने बताया, मैडम ने बताया, सारे साथियों ने बताया, आप हमेशा सुनते होंगे। एक बात हम ये सुनते हैं कि हमारे समुदाय का इतिहास बहुत गौरवशाली, और पूरे देश के अगर इतिहास के पन्नों पे जाएंगे तो आदिवासी समुदाय के लथपथ है, मतलब आदिवासी समुदाय के खून से लथपथ है इतिहास। इस देश में सबसे ज्यादा अगर शहीद कोई हुआ है, बलिदान किसी ने दिया है, अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों के साथ लड़ाई में, सामंतवादियों से लड़ाई में, मुगलों से लड़ाई में, जो भी आक्रमणकारी आए हैं इस देश पे, उनसे अगर सबसे ज्यादा संघर्ष किया है तो आदिवासी समुदाय ने किया है। यह आंकड़ा कहीं बताएंगे? आजादी से पहले भी अगर इस देश में शहीद हुए उनकी संख्या अगर काउंट की जाए तो हम लाखों में मिलेंगे, कोई हजारों में मिलेगा। और आजादी के बाद भी कई आंदोलनों में यहां अत्याचार, शोषण की नीति से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो भी आदिवासी समुदाय ज्यादा है। और आज मुझे दुख है इस बात का, मुझे भी पहले थोड़ी जानकारी नहीं मिली, हमने गाड़ी घुमा ली, इसके बाद पता चला कि खरसवा जो आजाद भारत के अंदर एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ ही हमारे खरसवा में आदिवासी समुदाय हजारों की संख्या में मारे गए। ये इतिहास कितना पुराना है, 1948 का, 1 जनवरी 1948 का। लेकिन आज भी सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस आंदोलन में कितने लोग मारे गए, सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है। 10 में कहां पर क्या हुआ था, कहां पर कौन सी घास उगी थी वो पता है, वो बता रही है सरकार पाठ्यक्रम के माध्यम से। लेकिन खरसवा में कितना आदिवासी शहीद हुआ वो नहीं बताया जा रहा है। 6000 साल पहले महाभारत में किस जगह क्या हुआ, वो गाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी, उसका पहिया टेढ़ा हो गया, उसके अंदर श्री कृष्ण ने अंगुली डाल दी, ये पता है।
लेकिन खरसवा आजादी के बाद 1948 में यहाँ कितने आदिवासियों का खून बहा, कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वो नहीं पता है, वो नहीं बता रहे। पाठ्यक्रम में भी संख्या नहीं बताई है। मैं गूगल पे चेक कर रहा था, वहां भी संख्या नहीं बताई है। आप स्थानिक होंगे, हमने भी पहले सुना है कि बता रहे हैं कि लगभग 30,000 के आसपास आदिवासी मारे गए। कितनी सच्चाई वो नहीं पता, लेकिन इतना बताते हैं। क्यों ये इतिहास छुपाया जा रहा है? हम इतिहास के बारे में बात करके आपके अंदर गुस्सा आएगा, मुझे भी गुस्सा आएगा, तसल्ली हो जाएगी फिर। लेकिन अब हम करना क्या है? एक चीज मैंने देखा पूरे देश लेवल पे, जहां आंदोलन ज्यादा होते हैं वहां पर आंदोलन को कुचलने वाली सरकार ही जीतती है। जिस इलाके में, जिस जिले में आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर आंदोलन हुए हैं, उस इलाके में कौन जीतता है? जिसके खिलाफ आंदोलन हुए वही जीतता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया इस बार, देखा हमने। लेकिन छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर है, पूरा मध्य प्रदेश, पिछले छत्तीसगढ़ का अगर डाटा भी आया, गवर्नमेंट का डाटा है, 187 लोग पिछले एक साल के अंदर मारे गए आदिवासी समुदाय के, ओनली फॉर। यहां पर भी आंदोलन बहुत हुए। आपने इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लाई थी, जो आदिवासी संदिग्ध दिखे इसको सीधा गोली मारने का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उस कानून का नाम था अप्सा कानून। अप्सा कानून के खिलाफ वो महिला 16 साल तक आंदोलन रही, लगभग 3 से 4 साल तो भूखी रही वो। और केंद्र सरकार को उस एक अकेली महिला की ताकत के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, और वो अप्सा कानून के अंदर संशोधन किया और थोड़ी राहत दी। लेकिन वो महिला जिन लोगों के लिए, जिस इलाके के लिए लड़ी थी, वो महिला जब चुनाव में उतरी, लोकसभा शायद, कितने वोट मिले? 86-87। आपके झारखंड में भी कई उदाहरण होंगे, जो व्यक्ति लड़ झगड़ के सरकार के द्वारा समुदाय के हित में काफी काम कराए होंगे, लेकिन जब वो आपका प्रतिनिधित्व सड़क से ज्यादा विधानसभा में बेहतर करने के लिए कोशिश करता है, तो उसको रोका जाता है और कहा जाता है तू तो सड़क पे ही कर, वहां नहीं करना है। और एक हमारे दिमाग में डाला हुआ है कि राजनीति गंदी होती है। डाला नहीं डाला है? जो समझदार व्यक्ति है, जो कुछ करने की ताकत रखता है और समाज हित में सोचता है, उसके दिमाग में पहले डाला जाता है कि राजनीति गंदी है, राजनीति से दूर रहना। और इसलिए हमारे बेचारे सामाजिक मूवमेंट वाले लोग राजनीतिक से दूर रहते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं, सड़कों पे आंदोलन करते हैं, रैलियां करते हैं, धरने देते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, आप चाईबासा या रांची में 5 लाख इकट्ठे लोग कर लो और 2 दिन आप चिल्लाओ, एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ आप एक विधायक या 2 विधायक चुन के आप राज्य विधानसभा में भेजो, सदन में भेजो, और वो व्यक्ति आप 2 मिनट बोलेगा, तो आप बताइए कि असर वो ज्यादा करेगा कि 4-5 लाख इकट्ठे होके आपने आंदोलन किया, वो असर करेगा? हमने जो फेस किया, क्योंकि हम भी पहले यही सोचते थे कि राजनीति गंदी होती है। हमने जब सामाजिक संगठन बनाया था, उस संगठन का पहला स्तंभ यह रखा था कि राजनीतिक विहीन रखेंगे, मतलब राजनीतिक को दूर रखा जाएगा। हमें भी नफरत था शुरुआत में, लेकिन हमें पता चला, समझ में आया कि जिस समस्या के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो समस्या कहां से पैदा हो रही है? वो समस्या विधायिका से पैदा हो रही है। और विधायिका में कौन बैठा हुआ है? जिसको हम 5 साल में चुन के भेजते हैं, वही बैठा हुआ है।
तो मैं जो बता रहा था, सड़क पे 1 लाख लोग इकट्ठा होके या 5 लाख लोग इकट्ठा होके 2 दिन चिल्ला लो, लेकिन 2 विधायक आपका 2 मिनट या 3 मिनट विधानसभा में वो बात रखेगा तो असर वो ज्यादा करेगी। 5 लाख लोग सड़क पे इकट्ठा हुए वो असर नहीं करेगी। पार्टी बनाई थी, कुछ विधायक भी निकले थे, लेकिन समझौता करने के बाद वो पार्टी का खत्म हो गया। इसलिए यहां पर मैंने प्रदेश कार्यकारिणी को भी कहा है कि हमें ठीक लगे तो विचार करना है, लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी का नाम हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में ही चलाना होता तो हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह राजस्थान मुक्ति मोर्चा बढ़ा देते। हमने पूरे देश के अंदर देखा है कि पूरे देश के आदिवासी समुदाय को, साथ ही दलित पिछड़ों को एक पॉलिटिकली नेतृत्व देने की जरूरत है। इसलिए हमने भारत आदिवासी पार्टी बनाई ताकि पूरे देश के आदिवासियों को, पूरे देश के दलितों को एक राजनीतिक नेतृत्व देने की जरूरत है। और यही भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के आदिवासियों को नेतृत्व देने का काम करेगी। और साथ में जो मानवता में विश्वास करता है, इंसानियत में विश्वास करता है, और हर समुदाय को जोड़ने का काम करेगी। लेकिन नेतृत्व आप लोग करोगे। पहली बार हुआ है, और एक रिकॉर्ड ये भी है कि अब तक की पार्टियां बनी, इसमें सबसे अधिक कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ करने का अगर रिकॉर्ड है तो भारत आदिवासी पार्टी का वर्तमान समय में। इसलिए आप सभी को ये पार्टी आपकी समझनी है। किसी विधानसभा में हम ऊपर से कैंडिडेट थोपने का काम नहीं करेंगे, आप लोग ही डिसाइड करोगे। और ये राजनीतिक या सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं है, ये हमारे समुदाय के, हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व तैयार करने की, हक अधिकार के, हमारे अस्तित्व बचाने के लिए ये पार्टी बढ़ाई गई है। यहां पर बता रहे थे विल्सिंग्टन रूल्स के बारे में। मानकी मुंडा को एक अधिकार दे रखा है, एक पावर दे रखा है, क्यों नहीं कर रहे ये लोग? एक चीज समझनी पड़ेगी, हजारों सालों से हमारी जो व्यवस्था बनी थी, और हजारों सालों से जो व्यवस्था बनी थी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। नदी किनारे हजारों साल लगते हैं, इसी तरह हमारे समुदाय की जो परंपरा, हमारी व्यवस्था जो बनी, वो 1-2 साल, 100-200 साल में नहीं बनी, वो हजारों सालों से बनी थी। हमारे पुरखों ने बड़े संघर्ष के साथ वो व्यवस्था बनाई थी। तो उस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए उन्होंने आंदोलन किए, और अंग्रेजों ने भी इसको समझाया। इसीलिए उन्होंने विल्सिंग्टन रूल्स जैसे कानून लाए। ने अगर दारू, पैसा या साड़ियां कोई बांटी तो उसको वोट नहीं देना है। बुरा नहीं लगा? हमारे अब फिक्स है कि हमारे प्रत्याशी ने अगर पैसा बांटा, कोई पैसे वाला बाईचांस हो, या दारू बांटा या साड़ियां, लोभ लालच वाली चीजें बांटी, तो उल्टा उसको नहीं देना। क्योंकि